हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट ऑल क्लासेस पे। जैसा कि इससे पहले कि हमने जो क्लास आपको दक्षिणी शैली के अंतर्गत जो पढ़ाई थी, वो अहमदनगर की सारी जानकारी आप लोगों को दे दी थी, सारी चीज़ें बता दी थी। और जो उसके अंतर्गत राज्य भी थे, बीजापुर से अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार, बीदर, ठीक है। और किसको, बरार को किसने शामिल किसमें कर लिया, बीदर को किसने किसने शामिल कर लिया, ये सारी चीज़ें हमने बता दी थी पिछली वाली क्लास में। मैंने आपको अहमदनगर के बारे में संपूर्ण जानकारी दी थी। आज उसी के आगे का जो एक राज्य है दक्षिणी शैली के अंतर्गत, जिसका नाम है बीजापुर, ठीक है। तो आज उसके बारे में चर्चा करेंगे और एक एक करके समझेंगे पॉइंट। तो आइए देखते हैं। नंबर 1 पे आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऊपर लिखा गया है यहाँ पे बीजापुर, ठीक है। और ब्रैकेट में आगे लिखा हुआ है सर्वाधिक मुगल प्रभाव। कहने का मतलब ये है कि जो दक्षिणी शैली के अंतर्गत जो बीजापुर एक राज्य था, यहाँ पर ज़्यादातर इन चित्रों के, यहाँ पे जो भी चित्रकार थे, यहाँ पे जो भी चित्र बनाए गए हैं, उस पर ज़्यादातर मुगल का प्रभाव ज़्यादा रहा है, ठीक है। जो मुगल काल में जितने जितने जैसी चीज़ें बनती थी, उस तरीके से ज़्यादातर यहाँ पर भी बनाई गई हैं, ठीक है। इसलिए हम ब्रैकेट में लिख दिए हैं सर्वाधिक मुगल प्रभाव यहाँ पे रहा है। तो नंबर 1 पे लिखा गया है मुगल तकनीक व सुलेख द्वारा प्रभावित है। अब हमें अब चर्चा की है कि ज़्यादातर जो है यहाँ की जो तकनीक है और सुलेख, यानी कि जो उस तरीके से यहाँ पे बनाया गया है, चित्रण कार्य हुआ है, वो सारा का सारा जो है मुगल कला से उठाई गई चीज़ें, ठीक है। जैसे मुगल काल में होता था, उसी तरीके से यहाँ पर भी कार्य हुआ है। नंबर 2 पे लिखा गया है इस साम्राज्य की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने 1489 ईस्वी में की थी, 1489 में की थी, ठीक है। इस साम्राज्य की स्थापना जो है यूसुफ आदिल शाह ने 1489 ईस्वी में की थी, बीजापुर राज्य की, ठीक है। आइए तीसरे पॉइंट पे देखते हैं। लिखा गया है अली आदिल शाह के राज्यकाल में 1570 ईस्वी में नुजूम अल उलूम, ये ग्रंथ ध्यान से सुन लीजिएगा। अली आदिल शाह के राज्यकाल में 1570 ईस्वी में नुजूम अल उलूम, इसको हिंदी में अनुवाद करते हैं तो कहने का मतलब ये है कि खगोल विद्या का ग्रंथ माना जाता है, जो वहाँ पे लिखा गया और चित्रित भी किया गया था, जिसको हम उस वंश यानी कि आदिल शाह के राजकाल में जिस ग्रंथ का नाम है जो नुजूम अल उलूम, उसको यानी कि खगोल विद्या का ग्रंथ जो है वो लिखा गया और चित्रित भी किया गया, ठीक है। जो कि यह इस समय जो ये ग्रंथ है वो चेस्टर बेट्टी संग्रहालय डबलिन में संग्रहित है। ओके, ये 3 नंबर का पॉइंट आपका क्लियर हो गया। आइए हम आगे देखते हैं चौथे नंबर का पॉइंट क्या लिखा गया है। तो चौथे नंबर का पॉइंट लिखा गया है कि इसमें जो ये हमने अभी बताया नुजूम उल उलूम यानी खगोल विद्या का ग्रंथ, वो चौथे पॉइंट में लिखा गया है कि इसमें 876 चित्र हैं, ठीक है। इस ग्रंथ के अंतर्गत जो चित्र बने हुए हैं उनकी संख्या जो है 876 है, ठीक। जिस पर टर्की का प्रभाव है, ठीक है, टर्की देश का प्रभाव है, वहाँ की तकनीक का प्रयोग किया गया है इस ग्रंथ के अंतर्गत, जिसमें नक्शे भी बनाए गए हैं, ठीक है। अनेकों जगह के नक्शे भी बनाए गए हैं, ठीक। 5वें पॉइंट पे लिखा गया है इस समय बादशाह के संगीत प्रेम के कारण, इस समय बादशाह के संगीत प्रेम के कारण रागमाला के अनेक चित्र गुजरात व राजपुताना के प्रभाव से बने थे। कहने का मतलब ये है कि जो इस समय बादशाह था, ठीक है, वो संगीत का प्रेमी बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो उसके कारण जो है यहाँ पर रागमाला के अनेक चित्र बनाए गए, ठीक, जो कि चित्र जो हैं गुजरात व राजपुताना के प्रभाव से बने थे, ठीक। और इन्हीं के काल में नवरसनामा, ठीक है, नवरसनामा जिसको उस समय का नाम दिया गया है किताबे नवरस, ठीक, वो भी लिखी गई है कहाँ पे, बीजापुर के अंतर्गत, ठीक। आइए आगे हम देखते हैं यहाँ के जो चित्र हैं वो हम आपको बता देते हैं कौन कौन से चित्र हैं बीजापुर के चित्र। तो नंबर 1 पे लिखा गया है सघन सघन वन में खड़ी स्त्री। नंबर 2 है चित्र हाथियों की लड़ाई। अब ये दोनों जो चित्र हैं इस समय भारत संशोधक मंडल पूना में संग्रहित है, ठीक है। उसके आगे हमने लिख भी दिया है जो बीजापुर के चित्र है ये जो। तीसरे नंबर का जो आपका है चित्र चौगान खेलते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है, कई बार पूछा गया है चौगान खेलते हुए, इसको याद रखिएगा। ये चारों चित्र बहुत ही मोस्ट हैं, लेकिन चौगान खेलते हुए और सघन वन में खड़ी स्त्री, हाथियों की लड़ाई, ये 3 चित्र बहुत ही मोस्ट हैं, ठीक है। चौथा इसके आगे का चित्र जो है लिखा गया है एक जलधारा के किनारे बैठी योगिनी। ये 4 चित्र जो हैं बीजापुर के अंतर्गत जो बनाए गए हैं बहुत ही ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम आप लोगों को अलग से ये बता दिए हैं। ठीक है, और जो ये चित्रकार जो था यहाँ का, जिसने ये चित्रों को वर्णन किया है, उसका नाम है फारूक हुसैन। ठीक, यहीं इसी ने इन चित्रों की जो है रचना की है, जिसका नाम है फारूक हुसैन, प्रमुख चित्रकार। नीचे आपका लिखा हुआ है चौथे नंबर के नीचे। आइए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है बीजापुर के महत्वपूर्ण तथ्य। अब बीजापुर के अंतर्गत कौन से महत्वपूर्ण तथ्य उसके बारे में देखते हैं। तो नंबर 1 पे लिखा गया है गोल गुंबद बीजापुर। सभी लोग नाम सुने होंगे गोल गुंबद, जो कि बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, जिसका निर्माण अली आदिल शाह ने कराया था। ठीक है, सारी चीज़ें हमने बिल्कुल एकदम साफ साफ लिख दी हैं। गोल गुंबद जो कि बीजापुर कर्नाटक में स्थित है, ठीक, जिसका निर्माण अली आदिल शाह ने कराया था, और यह एक मकबरा है। ठीक है, जो गोल गुंबद के नाम से है आपके बीजापुर में, यह एक मकबरा के नाम से जाना जाता है। दूसरे पॉइंट पे लिखा गया है तुझ के जहांगीरी में उल्लेख है कि जहांगीर ने, ठीक है, जानते हो तुझ के जहांगीरी मुगल काल, ये जो है मुगल काल में जहांगीर ने अपने एक ग्रंथ को लिखवाया। ठीक है, तो उसके अंदर उसी का नाम है तुझ के जहांगीरी में उल्लेख है कि जहांगीर ने एक सभी का मतलब होता है व्यक्ति चित्रण। ठीक है, सभी का मतलब होता है व्यक्ति चित्रण। जहांगीर ने एक सभी इब्राहिम आदिल शाह के पास भेजी थी, यानी कि एक व्यक्ति चित्र जो है इब्राहिम आदिल शाह के पास भेजा था, जिसका निर्माण फारूक बेग नामक चित्रकार ने किया था। ठीक है, जो कि इसके राज्यकाल में, यानी कि इसके दरबार में जो चित्रकार था वो फारूक हुसैन जिसका नाम है। ठीक है, वहीं यहाँ पर वर्णन किया गया है कि तुझ के जहांगीरी में उल्लेख मिलता है कि जहांगीर ने एक व्यक्ति चित्र यानी कि सभी जो है इब्राहिम बनवा करके इब्राहिम आदिल शाह के पास भेजी थी, जिसका निर्माण फारूक बेग नामक चित्रकार ने किया था। ठीक है, वो आपको हम आगे मुगल काल में सारी चीज़ें बताएंगे। फारूक बेग, बहुत सारे अबुल हसन और अबुल फजल हैं, मिस्किन हैं, वो हम सारी जो हैं चित्रकार हम बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए कि फारूक बेग नामक चित्रकार ने इसका जो है रचना की थी। ठीक है, अब आइए आगे हम देखते हैं बीजापुर के महत्वपूर्ण तथ्य में अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट लिखा गया है इसमें 3 नंबर पॉइंट है मोहम्मद आदिल शाह के समय से, ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह के समय से यूरोपियन प्रभाव भी पड़ने लगे थे। अब यहाँ पे पॉइंट आप लेकिन थोड़ा सा डाउट कर रहे होंगे, आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि यूरोपियन प्रभाव होता क्या है, तो समझा देते हैं कि जो मोहम्मद आदिल शाह के समय जो यूरोपियन प्रभाव का मतलब है ये कि वहाँ की तकनीक, ठीक है, वहाँ की जैसे साफ सफाई जो जिस तरीके से वहाँ पे चित्र कार्य होता था उस समय, बहुत ही अच्छा कार्य होता था, बहुत ही अच्छी तकनीक थी वहाँ पे। ठीक, तो उस तरीके का जो है यहाँ पे प्रभाव पड़ने लगे थे। चौथे नंबर पॉइंट लिखा गया है आसार महल के खंडित भित्ति चित्रों से, यानी कि जो आसार महल बतावा उस समय का, उसमें जो टूटे हुए जो भित्ति चित्र थे, ठीक है, उनसे ज्ञात होता है कि मोहम्मद आदिल शाह ने आसार महल की सज्जा के लिए इटालियन चित्रकार बुलवाए थे। कहने का मतलब ये है कि जो आसार महल था जहाँ पे उनके भित्ति चित्र जो हैं टूट गए थे, ठीक है, उनको सही कराने के लिए, ठीक है, आदिल शाह ने जो है इटली से उन्होंने चित्रकार बुलाए थे, क्योंकि जानते हो बाहर हमने बताया यूरोपियन प्रभाव मतलब ये है कि बाहर की चित्रकारी अपने इंडिया से ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है, तो इसलिए वहाँ के बाहर के जो हैं इटालियन चित्रकार आए थे उसको सुधारने के लिए, यानी कि उसका जीर्णोद्धार कराया था उन भित्ति चित्रों का। ठीक है, 5वें पॉइंट पे लिखा गया है आदिल शाह शासकों ने, जितने भी आदिल शाह शासकों ने स्थापत्य में रुचि दिखाई थी। स्थापत्य का मतलब ये है कि भवन निर्माण, मकबरे, मस्जिद इत्यादि जो चीज़ों में है, जो चीज़ें भवन निर्माण से संबंधित होती है उसको स्थापत्य के अंतर्गत रखा जाता है। इसलिए वो लोग जो आदिल शाही जो शासक थे वो ज़्यादातर जो है भवन निर्माण में रुचि लेते थे। उन्होंने इब्राहिम का रौजा, ठीक है, इब्राहिम का रौजा, सतमंजिला महल, मेहता महल आदि का निर्माण बीजापुर में कराया। तो ये बीजापुर यानी कि कर्नाटक के अंतर्गत इतनी सारे जो हैं स्थापत्य के अंतर्गत ये ज़्यादातर जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्य हुआ है वो ज़्यादातर आपका स्थापत्य में रुचि लिए हैं। ठीक है, ये आपके बीजापुर के अंतर्गत जो है सारी चीज़ें हमने आपको बता दी कि यहाँ की तकनीक का ऐसी है, मुगल है, उसके भी आधारित है, और यहाँ के भित्ति चित्र ज़्यादातर इटालियन चित्रकार ने सुधारे, और यहाँ के चित्र भी हमने बता दिए चारों। ठीक है, अब इसके अंतर्गत जो शासक थे उन्होंने किस चीज़ में रुचि दिखाई वो भी हमने बता दिया कि स्थापत्य के अंतर्गत यानी कि भवन निर्माण के अंतर्गत ज़्यादातर रुचि दिखाते थे, जैसे कि मकबरा हो या तो फिर कोई मस्जिद हो, ठीक है, या कोई भवन हो या फिर महल हो, उस तरीके से लोग
ज़्यादातर भवनों में रुचि लेते थे। अब आइए आगे हम देखते हैं। आइए उसके आगे का जो आपका है, अब तो बीजापुर यहाँ से समाप्त हो जाता है। बीजापुर के अंतर्गत चित्र भी हमने बता दिए, ठीक है, कि कौन कौन से चित्र हैं। याद रखिएगा कि सघन वन में खड़ी स्त्री, हाथियों की लड़ाई, चौगान खेलते हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र हैं बीजापुर के, वो याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं गोलकुंडा, जो कि तीसरा राज्य है आपके दक्षिणी शैली का। यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, जिसका वंश जो है हम बता चुके हैं पहले, कुतुब शाही है, और यहाँ का जो शासक रहा है वो कुली कुतुब शाह रहा है, और इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हुई, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं गोलकुंडा के अंतर्गत नंबर 1 पॉइंट लिखा गया है, स्थापना जो है कुली कुतुब शाह ने 1512 ईस्वी में की थी। जो इस राज्य की स्थापना हुई थी गोलकुंडा की, दक्षिणी शैली, ठीक है, तो उसकी स्थापना जो है कुली कुतुब शाह ने 1512 ईस्वी में की थी। ये नंबर 1 पॉइंट लिखा हुआ है। नंबर 2 पॉइंट देखते हैं, लिखा गया है मोहम्मद कुतुब शाह ने अपनी बेगम भाग्यमती के सम्मान में, ठीक है, जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह था उसने अपनी बेगम यानी कि अपनी पत्नी के भाग्यमती के सम्मान में 1589 ईस्वी में एक नई राजधानी हैदराबाद बसाई, ठीक है। हैदराबाद सभी लोग जानते होंगे, ठीक। तो वो जो है 1589 ईस्वी में नई राजधानी हैदराबाद बसाई है, ठीक है। उसके आगे तीसरा पॉइंट देखते हैं, लिखा गया है इब्राहिम कुतुब शाह, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करिएगा ध्यान से, वो कुली कुतुब शाह है, इब्राहिम है। इब्राहिम कुतुब शाह 1550 से 1580 को चित्रकला के क्षेत्र में गोलकुंडा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए, स्थापना जो गोलकुंडा राज्य की है वो तो कुली कुतुब शाह ने की थी 1512 ईस्वी में, लेकिन यहाँ जो तीसरे पॉइंट पे लिखा गया है कि इब्राहिम कुतुब शाह जो है 1550 से 1580 के बीच का जो समय है वो चित्रकला की दृष्टि से अगर देखते हैं तो क्षेत्र में जो है गोलकुंडा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वो चित्रकला का संस्थापक माना जाता है, ठीक है, क्योंकि चित्रकारी जो है वहाँ पे 1550 से स्टार्ट होकर के 80 के मध्य में ज़्यादातर यहाँ पे चरमोत्कर्ष पर रही है, इसलिए इसका समय जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है चित्रकला के क्षेत्र में, ठीक है। चौथा नंबर पॉइंट दिया गया है यहाँ पे, अंतिम कुतुबशाही राजा अबुल हसन था, ठीक है, जो यहाँ का अंतिम कुतुबशाही शासक था वो जो था उसका नाम था अबुल हसन, ठीक, जो तानाशाह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला है 5 पॉइंट देखते हैं, लिखा गया है मीर निजाम अली खां, ठीक है, जो कि आसफ जहां द्वितीय की गद्दी पर बैठते ही, यहाँ पे फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, समझ लीजिएगा, मीर निजाम अली खां जो कि आसफ जहां द्वितीय की गद्दी पर बैठते ही चित्रकला की काफ़ी उन्नति हुई है, ठीक है। जो कला का यानी कि हमने बताया कि चित्रकारी के अंतर्गत चित्रकला की दृष्टि से ज़्यादातर यहाँ पे जो उन्नति कार्य हुआ है वो आपका मीर निजाम अली खां आसफ जहां द्वितीय की गद्दी पर बैठते ही यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुई, बदलाव हुई हैं, बहुत सारी चित्रकला के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें देखी गई हैं और काफ़ी उन्नति भी पाई गई। नंबर 6 पे लिखा गया है उसने अपनी प्रशंसा में तुजुक ए आसफी ग्रंथ लिखवाया एवं चित्रित करवाया, ठीक है, उसने अपनी प्रशंसा में तुजुक ए आसफी ग्रंथ लिखवाया एवं चित्रित भी करवाया। ये 6 नंबर पॉइंट हो गया। आगे का पॉइंट देखते हैं। अब पॉइंट यहाँ पे वो पूरे हो गए आपके। अब यहाँ पे देखते हैं लिखा गया है गोलकुंडा के चित्र, ठीक है। अब गोलकुंडा के अंतर्गत जो चित्र हैं उनके बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या है और कौन कौन से चित्र कहाँ पर संग्रहित हैं, देख लेते हैं। तो पहला चित्र है मैना व स्त्री, मैना व स्त्री, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चित्र ये भी है, ठीक, जो चेस्टर बेट्टी संग्रहालय डबलिन में संग्रहित है, ठीक है, चेस्टर बेट्टी संग्रहालय डबलिन में संग्रहित है। दूसरा नंबर का जो चित्र है चांद बीवी चौगान खेलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है, ठीक है। तीसरा जो चित्र है उसका नाम है संगीत का लुत्फ उठाते राजकुमार, ठीक है, संगीत का जो है लुत्फ उठाते यानी आनंद लेते हुए जो यहाँ का है वो है कौन से राजकुमार हैं, ठीक है। वो इसका तीसरा जो चित्र है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा, ठीक है। ये तो गोलकुंडा के चित्र हो गए।
आइए हम अगला देखते हैं, हेडिंग क्या पड़ी हुई है। लिखा गया है यहाँ पे गोलकुंडा के महत्वपूर्ण तथ्य या महत्वपूर्ण पॉइंट जो हैं गोलकुंडा के अंतर्गत कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे लिखा गया है, पहला पॉइंट लिखा गया है, गोलकुंडा से पटचित्र ईरान व यूरोपीय देशों को भेजे जाते थे। ठीक है, अब पहला पॉइंट इसमें समझ लीजिए, गोलकुंडा के जो पटचित्र यानी कि छोटे जो बनाए जाते थे पटचित्र, ठीक है, वो ईरान व यूरोपीय देशों को भेजे जाते थे, बना करके वहाँ इन देशों को भेज दिए जाते थे। दूसरा पॉइंट लिखा गया है इसमें, मछलीपट्टन यहाँ का प्रमुख बंदरगाह था। गोलकुंडा के अंतर्गत जो स्थान है मछलीपट्टन, जो यहाँ का प्रमुख, उस समय क्या होता था कि इतना सारा आयात निर्यात का जो भी सामान आता जाता था वो ज़्यादातर समुद्री हवाई जहाज़ से जाता था, इसलिए उस समय जो है बंदरगाह ज़्यादातर बनाए जाते थे। जो उस समय का जो स्थान है बंदरगाह का, जैसे आजकल के जिस समय में स्टेशन होता है किसी एक जगह ठहरने का, उससे समुद्री के रास्ते से अगर कोई भी जहाज़ आता था तो जहाँ पे जहाज़ रुकते हैं, जहाँ पे सामान आयात निर्यात रखा जाता है, उसको हम बंदरगाह बोलते हैं। ठीक है, तो मछलीपट्टन यहाँ का जो है प्रमुख बंदरगाह था। तीसरा पॉइंट लिखा गया है, संत उमराव, संत कामा उमराव, ठीक है, कामा दरबारियों, कामा स्त्रियों तथा रागनियों के चित्र यहाँ पर्याप्त मात्रा में बने हैं। गोलकुंडा में संत उमराव, दरबारियों, स्त्रियों तथा रागनियों के चित्र यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में अधिक से अधिक बने हुए हैं। ठीक है, तीसरा हमें पॉइंट क्लियर हो गया। चौथा देखते पॉइंट। चौथा पॉइंट लिखा गया है 1591 ईस्वी में, ठीक है, 1591 ईस्वी में कुली कुतुब शाह ने 4 मीनार का निर्माण करवाया। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, 1591 ईस्वी में कुली कुतुब शाह ने 4 मीनार का निर्माण करवाया और 1591 का समय था। अच्छा, एक और चीज़ हम बता दें आपको, कुली कुतुब शाह ने एक चांद मीनार का भी, एक 4 मीनार आपका तो है ही है 1591 में, और एक चांद मीनार का भी निर्माण कराया है जो दौलताबाद में पाया जाता है। ठीक है, जो दौलताबाद में स्थित है। ठीक, चांद मीनार कुली कुतुब शाह, नोट कर लीजिएगा, ये आपका 4 मीनार है वो चांद मीनार है। ठीक है, वो दौलताबाद में है, ये आपका जो है ये आपका हैदराबाद में पड़ता है। पांचवा पॉइंट है आपका, पांचवा पॉइंट लिखा गया है, गोलकुंडा को ही हैदराबाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो आज की डेट में हैदराबाद जो नाम सुनते हैं, वो उस समय का जो स्थापना हुई थी उसको गोलकुंडा के नाम से जाना जाता था। आज उसी को हम हैदराबाद के नाम से ही जानते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके गोलकुंडा के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। और तीनों राज्यों के अंतर्गत कौन कौन से चित्र बने हैं, कौन कौन से शासक कहाँ कहाँ पे आते हैं, ठीक है, ये हमने बता दिया आपको। ठीक है, और आइए हम आगे देखते हैं। अब तो ये हम आपको पहले ये बता देते हैं कि अहमदनगर और गोलकुंडा, बीजापुर इत्यादि जो 3 राज्य हैं, इन तीनों राज्यों के अंतर्गत जो भी शासक रहा, कब स्थापना हुई, कब क्या हुआ, कौन से चित्र बने हैं, कौन से चित्रकार हैं, ये हमने सारी जानकारी दे दी है। अब संपूर्ण दक्षिणी शैली जो आपके अंतर्गत चल रही हैं, जो राज्य हैं दक्षिणी शैली के अंतर्गत, जो जो राज्य में दक्षिणी शैली के अंतर्गत कार्य हुआ है, उन संपूर्ण दक्षिणी शैली के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कंफ्यूज मत होइएगा, आगे लिखा हुआ है यहाँ पे देख लीजिए ऊपर, दक्षिणी शैली के चित्रों की विशेषता। यह संपूर्ण दक्षिणी शैली के अंतर की जो विशेषता है वो हम बताने जा रहे हैं, ना कि किसी राज्य के आधार या क्षेत्र के आधार पे। ठीक है, तो दक्षिणी शैली के अंतर्गत हमने बता दिए 5 राज्य जो आते हैं, उसमें आपका अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर, लेकिन 3 राज्यों के अंतर्गत हमने बता दिया, 2 राज्यों ने अपने बरार बीदर को मिला लिया। तो अब इसके अंतर्गत की सारी चीज़ें हमने बता भी दी। अब हम पूरे दक्षिणी शैली यानी संपूर्ण दक्षिणी शैली की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं। पहला जो पॉइंट लिखा गया है ऊपर लिखा है दक्षिणी शैली के चित्रों की विशेषताएं। तो पहला पॉइंट देखिए, लिखा है दक्षिणी शैली में दरबार के शोभा यात्रा के प्रमुख चित्र रहे। संपूर्ण दक्षिणी शैली जो है आपके ज़्यादातर जो है दरबार के शोभा यात्रा के प्रमुख चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, किसी भी राज्य में हो। दूसरा है
मयूर पक्षियों का सर्वाधिक अंकन हुआ है दक्षिणी शैली के अंतर्गत। ठीक है। तीसरा पॉइंट है वृक्षों में प्रायः नारियल वृक्ष, ताड़ युक्त चंपा आदि वृक्षों का अंकन हुआ है। ठीक है। चौथा पॉइंट लिखा गया है भवनों को श्वेत मीनार नुमा दर्शाया गया है, मतलब भवनों को जो है ऊपर की जो मीनार है उसको सफ़ेद दर्शाया गया है। ठीक है। मीनार नुमा यानी कि सफ़ेद कलर से उसको दर्शाया गया है। पांचवा पॉइंट लिखा गया है यहाँ पर एक चश्म चेहरे ज़्यादातर बनाए गए हैं। ठीक है। यहाँ पर एक चश्म चेहरे ज़्यादातर, हमने इससे पहले की जो अभ्रंश पाल शैली पढ़ाई है उसमें ज़्यादातर आप लोगों की जो चित्र हैं जो बनाए गए हैं वो चश्म आपके सवा चश्म चले हैं, लेकिन यहाँ पर जो अधिकांशता है वो यहाँ पर एक चश्म चेहरे बनाए गए हैं, मतलब आधी आँख एक आँख, आधी नाक, आधी ओंठ, एक तरफ का हिस्सा दिखाया गया है, एक तरफ का हिस्सा नहीं दिखाया गया है, तो एक चश्म के चेहरे ज़्यादातर यहाँ पर दक्षिणी शैली के अंतर्गत बनाए गए हैं। ठीक है। अब देखते हैं इसमें पूरे दक्षिणी शैली के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में देख लेते हैं संपूर्ण दक्षिणी शैली के अंतर्गत। तो पहला पॉइंट लिखा गया है 19वीं सदी के प्रारंभिक काल से, ठीक है, 19वीं सदी के प्रारंभिक काल से यूरोपीय प्रभाव से कांच पर चित्रण प्रारंभ होता है। सभी लोग जानते हो कि कांच पर चित्रकारी स्टार्ट हुई थी 19वीं के प्रारंभिक काल में, और कांच पर चित्रकारी जो है वो आपके यूरोप से ही प्रारंभ होती है। ठीक है। नंबर दूसरा पॉइंट लिखा गया है हैदराबाद के मंदिर में एक ऐसा चित्र प्राप्त हुआ है, जैसा कि यहाँ पे 19वीं सदी में जो आपका कांच पर चित्रण का प्रारंभ हुआ है उसी तरीके से हैदराबाद के मंदिर में एक ऐसा चित्र प्राप्त हुआ जो कांच से बनाया गया है। तीसरा पॉइंट आपका है दक्षिणी शैली का समय जो है 16वीं से 19वीं सदी तक निर्धारित किया जाता है, क्योंकि इसमें कार्य कुछ ऐसे हुए हैं जो 19वीं सदी के प्रारंभिक काल में स्टार्ट होता है, तो इसलिए उसको 19वीं शताब्दी के समथिंग रखा गया है। तो 16वीं सदी से लेकर के 19वीं सदी तक इसका समय निर्धारित किया गया है। चौथा नंबर पॉइंट लिखा गया है अहमदनगर के शासक मलिक बुरहान का व्यक्ति चित्र। ठीक है। अहमदनगर के शासक मलिक बुरहान का व्यक्ति चित्र दक्षिणी शैली की प्रथम सभी मानी जाती है। जो ये शासक हैं मलिक, ठीक है, इनका जो चित्र है वो दक्षिणी शैली का प्रथम सभी माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो संपूर्ण दक्षिणी शैली के अंतर्गत यहाँ पर अगर व्यक्ति चित्र बनाया गया है तो वो मलिक बुरहान का बनाया गया है। ठीक है। जो प्रथम व्यक्ति चित्र माना जाता है संपूर्ण दक्षिणी शैली के अंतर्गत। तो ये आपके संपूर्ण दक्षिणी शैली के अंतर्गत की विशेषताएं हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, और बीजापुर और अहमदनगर गोलकुंडा के बारे में जानकारी ऑलरेडी आप लोगों को दे दी है। तो उम्मीद है हम करते हैं आप लोगों से कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और किसी को कहीं भी कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है। हम उसको अगली क्लास में ज़रूर बताएंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ठीक है। इसलिए आज हम थोड़ा सा क्लास बीच बीच में नहीं डाल पाए हैं, इसलिए आज हम ज़्यादा कोशिश किए हैं कि बड़ी क्लास यानी कि ज़्यादातर हम पूरा एक चैप्टर ही समाप्त कर दिए हैं और समझा भी दिए हैं। अगर अभी भी किसी को कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या अगली क्लास में हम उसका सलूशन ज़रूर बता देंगे। और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए और लोगों को शेयर करिए और जुड़वाइए। ठीक है। और अपनी तैयारी करिए। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।